अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैदिली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र कर रहे हैं वो है हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन। हम प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, किस तरह से एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं, डीएनए का एक धागा किस तरह से दो धागों को बना रहा होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को आज की इस वीडियो के अंदर हम जिक्र कर रहे हैं। रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है अपनी कॉपी बना देना, यानी एक से दो हो जाना। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि कॉपी जो डीएनए की होती है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसेस होता है। इसके अंदर स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है और ये एक्यूरेट भी बहुत ज़्यादा होता है कि जब डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है तो वो कॉपी जो बनेगी वो दुरुस्त बनती है, उसमें गलतियां या खामियां मौजूद नहीं होती। अब इसकी वजह क्या है कि ये इतना फास्ट भी हो रहा है, इतना एक्यूरेट भी हो रहा है। तो इसकी वजह ये है कि इस प्रोसेस में कई ज़्यादा एंजाइम्स और प्रोटीन यूज़ होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एंजाइम और प्रोटीन यूज़ होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम करते हैं। तीन चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एक तो न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम एंजाइम और प्रोटीन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। अब लाजिम बात है, यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें भी डीएनए मौजूद है, प्रोकैरियोटिक सेल उसमें भी डीएनए मौजूद है। तो बेसिक स्टेप जो होते हैं रेप्लिकेशन के वो दोनों में सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में भी जिस तरह से रेप्लिकेशन होगी और यूकैरियोटिक सेल में भी जिस तरह से रेप्लिकेशन होगी, बुनियादी तौर पर दोनों ही सिमिलर होंगे, लेकिन कुछ उनमें फ़र्क हो सकता है। अब हम यहाँ पर इस रेप्लिकेशन प्रोसेस के स्टार्ट को जिक्र करते हैं कि किस तरह से रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस शुरू होता है, प्रोसेस जिसके अंदर डीएनए अपनी कॉपी बना रहा होता है, उसके कई ज़्यादा स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है उसे इनिटिएशन कहा जाता है। इनिटिएशन का मतलब ही होता है शुरुआत। यहाँ पर हेडिंग इस तरह से डाली हुई है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो अगर हम इनिटिएशन की बात करें तो डीएनए के अंदर कुछ जगहें होती हैं जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगी। उन जगहों को दरअसल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है। लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, यानी बैक्टीरिया के सेल के अंदर सिर्फ एक ही जगह होती है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होती है, तो सिर्फ वहां पर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मौजूद होता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यानी हमारे सेल की बात करें, तो हमारे सेल के अंदर डीएनए बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। हमने पहले ही जिक्र किया था कि वो 7 फीट तक बड़ा सा स्ट्रक्चर हमारे डीएनए का मौजूद हो सकता है। तो हमारा डीएनए जबकि बड़ा स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो भी बहुत ज्यादा होंगी। यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे डीएनए के अंदर सैकड़ों से लेकर के हजारों तक ये हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स हो सकती हैं जहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट होगा। इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी ये वो जगह है जहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है, जहाँ से डीएनए जो है अपनी कॉपी बनाता जा रहा है, डीएनए खुलता जा रहा है, अपनी कॉपी बनाता जा रहा है। तो ये वो जगह है जहाँ से डीएनए अनजिप हुआ, अपनी दो कतारों को जुदा किया और फिर वहाँ से वो अपनी स्टार्ट बना रहा है अपनी कतार की। तो ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इस तरह की कई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमारे डीएनए में मौजूद हो सकती है। लेकिन अगर आप बैक्टीरिया के डीएनए को देखें, बैक्टीरिया के अंदर एक डीएनए मौजूद होता है जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है, जो कि गोल होता है, सर्कुलर होता है। तो उस प्लाज्मिड के अंदर एक ही जगह है जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है शुरू होगा। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर कई ज़्यादा जगह होती है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकती है, उन्हें हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कह रहे हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक ही जगह मौजूद है जहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा। तो अब यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले जिस एंजाइम का जिक्र किया जा रहा है उस एंजाइम का नाम लिखा हुआ है हेलिकेज एंजाइम। ये वो एंजाइम है जो कि इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर अटैच हो जाएगा, इन रेप्लिकेशन की शुरुआती जगहों पर जुड़ जाएगा। और जुड़ते ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना शुरू कर देगा डीएनए डुप्लेक्स में से। डीएनए की जो कतारें दो मौजूद हैं उनमें बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है जो उन दो कतारों को जोड़े हुए है। अगर ये हेलिकेज एंजाइम आकर के इनके इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ही तोड़ना शुरू कर देगा तो नतीजे में एक कतार अलग हो जाएगी, दूसरी कतार सेपरेट हो जाएगी। तो इस तरह से हेलिकेज सबसे पहले आकर के अनजिपिंग का काम करेगा, यानी कि इस प्रोसेस की शुरुआत के अंदर डीएनए की दो कतारों को वो अलग अलग कर देगा। इस तस्वीर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये डीएनए के दो धागे आपस में जुड़े हुए हैं। अब एक एंजाइम बीच में आया हुआ है जिसका नाम है हेलिकेज एंजाइम। ये हेलिकेज एंजाइम जो है ये इन दो कतारों को अलग अलग करता जा रहा है। ये जैसे जैसे आगे गुजरेगा, मिसाल अगर ये यहाँ पर पहुंच चुका होगा तो पीछे वाली जो दो कतारें होंगी वो अलग अलग हो चुकी होंगी। तो जो हेलिकेज एंजाइम है वो बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा है और उन दो कतारों को अलग कर रहा है। अब ये कतारें आपस में दोबारा से ना जुड़ जाए तो कुछ प्रोटीन होते हैं जिन्हें कहा जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। वो उन दो कतारों के साथ जुड़ जाते हैं आर्जी तौर पर, ताकि ये दो कतारें आपस में दोबारा से ना जुड़ जाएं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि चार्जेस की वजह से होती है। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक भी हुआ है तो दोबारा से जुड़ भी सकता है। तो इसीलिए ये बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है ये इन दो कतारों को आपस में जुड़ने नहीं देते, बल्कि ये कतारों के साथ खुद ही जुड़ जाते हैं आर्जी तौर पर। अब यहाँ पर एक और नाम लिखा हुआ है टोपो आइसोमेरिएज एंजाइम।
इसे दूसरा जो है डीएनए गाइरेज भी कहा जाता है। इसका काम ये होता है कि जो डीएनए की कतारों में बीच में खिंचाव पड़ेगा ये उसे खत्म करने का काम करेगा, ताकि हेलिकेज के लिए आसानी हो उन कतारों को अलग करने के लिए। जैसे ही डीएनए हेलिकेज जो है वो कतारों को अलग अलग करता जा रहा है, अनजिप करता जा रहा है, तो लाजिम बात है ये वाली जो जगह होगी मिसाल के तौर पर, इस जगह पर बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ेगा। तो इस खिंचाव को रिड्यूस करने का काम जो होगा वो टोपो आइसोमेरेज का होगा, इस टेंशन को रिमूव करने का। अब यहाँ पर वही डीएनए गाइरेज का जिक्र हो रहा है कि ये वो एंजाइम है जो डीएनए हेलिकेज की हेल्प करता है डीएनए की डुप्लेक्स की अनवाइंडिंग के दौरान। यानी कि डीएनए की जो दो कतारें हैं उन्हें जुदा करने के दौरान डीएनए गाइरेज डीएनए हेलिकेज की हेल्प कर रहा होता है। ये डीएनए गाइरेज किस तरह से हेल्प कर रहा होता है? ये उस टेंशन को रिड्यूस करता है जो कि क्रिएट होती है अनवाइंडिंग के दौरान। यानी कि जब डीएनए हेलिकेज जो है वो जुदा कर रहा था दो कतारों को, तो उसके आखिरी हिस्से में कतार के जो है वो टेंशन क्रिएट हुई थी उसे डीएनए गाइरेज जो है जुदा कर देगा, जिस वजह से डीएनए हेलिकेज को भी जो है आसानी होगी उन दो कतारों को अलग अलग करने में। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिर इस तरह से हमारे पास दो कतारें जो है वो अलग अलग हो जाती हैं और एक बबल के जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम रेप्लिकेशन बबल कह रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक कतार है और दूसरी ये कतार है, ये दोनों कतारें आपस में अलग अलग हो चुकी हैं, तो एक बबल के जैसा स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है गोल सा, इसे हम रेप्लिकेशन बबल कह रहे हैं। अब ऐसा नहीं होता कि मुकम्मल तौर पर एक कतार जो है वो पूरी की पूरी ही अलग हो जाए और फिर उसके बाद जो है डीएनए जुड़ना शुरू हो जाए। ये कतार अगर टुकड़ा ये वाला अलग हुआ भी है तो इसके साथ दूसरा डीएनए जुड़ना शुरू भी हो चुका है, तो रेप्लिकेशन स्टार्ट भी हो रही है, डीएनए जो है वो जुड़ता भी जा रहा है। अब हेलिकेज एंजाइम इस तरह से आगे जाता रहेगा और इन कतारों को भी मजीद फिर अलग करता जाएगा। इस तरह से यहाँ पर भी हेलिकेज की मूवमेंट हो रही होगी, इन कतारों को अलग करता जाएगा, तो इस तरह से फिर आखिरकार पूरी कतारें दो अलग अलग हो जाएंगी। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स के हवाले से कि ये प्रिवेंट करते हैं रीबाइंडिंग को, ये दोबारा से दो कतारों को आपस में जुड़ने से रोकने का काम करते हैं। अब जब दो कतारें अलग हो जाएंगी, दोनों ही कतारें टेम्पलेट का काम करेंगी, यानी दोनों कतारें इस तरह की होंगी कि जिनमें से नया धागा डीएनए का बन सकता है। इस कतार में से भी एक डीएनए का नया धागा बन सकता है और इस कतार में से भी एक डीएनए का नया धागा बन सकता है। फिर लिखा हुआ है कि जब दो कतारें अलग अलग होती हैं आपस में तो एक फॉर्क के जैसा शेप बन जाता है। फॉर्क कहते हैं एक रास्ते में से दो रास्तों का निकलना, इसे हम फॉर्क कह रहे होते हैं। तो जब दो कतारें अलग हो रही हैं तो उसमें से हमें एक फॉर्क के जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है जिसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क कह रहे हैं। यहाँ पर जो है फॉर्क इन द रोड दिखाया हुआ है कि एक रास्ता हमारे पास मिसाल मौजूद है, उस रास्ते में से फिर दो रास्ते इस तरह से निकल रहे हैं। तो डीएनए में से भी आप इस तरह से समझ लें कि डीएनए का एक धागा इस तरह से मौजूद था शुरू में जुड़ा हुआ, फिर उसमें से दो कतारें अलग अलग हो चुकी है, तो एक रास्ता अलग हो चुका है, इसमें से नई कतार बननी है, इस कतार में से भी नई कतार बननी है। तो ये जो रास्ता हमें नजर आ रहा है इस तरह का डीएनए का स्ट्रक्चर हो जाता है जिसे रेप्लिकेशन फॉर्क कहा जा रहा होता है, और इस रास्ते को दरअसल फॉर्क कहा जाता है, इस तरह का रास्ता जो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा हो। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप जो इन्होंने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इन्होंने इलोंगेशन, लेकिन यहाँ पर दरअसल जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा प्राइमर फॉर्मेशन। तो अब तक हमने ये देखा कि डीएनए की जो कतारें थी वो अलग अलग हो चुकी थी, तो ये पहला प्रोसेस हो चुका था हेलिकेज एंजाइम की मदद से। अब कतारें तो अलग हो चुकी है, लेकिन उस अलग कतार में से ये कतार अलग हो चुकी है, दूसरी कतार अलग हो चुकी है, इन अलग कतारों में से नया डीएनए बनना है, इधर से यहाँ से नया डीएनए और इस कतार में से नया डीएनए बनेगा। ये नया डीएनए जब बनेगा इस प्रोसेस को हम इलोंगेशन का नाम देंगे और इसे कैरी आउट करेगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। लेकिन इलोंगेशन का प्रोसेस तब तक नहीं हो सकता, डीएनए पॉलीमरेज तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि पहले से मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स ना हो। अगर एब्सेंस होगी न्यूक्लियोटाइड्स की तो ये काम नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से इस प्राइमर को शुरू में ऐड किया जाता है। ये प्राइमर आर्जी तौर पर डीएनए की कतार के साथ अटैच होगा, ये आरएनए के कुछ बेसिस होंगे आर्जी तौर पर अटैच होंगे और अटैच होने के बाद ये फिर चले भी जाएंगे। लेकिन जब ये अटैच हो चुके होंगे तो वहां से आगे से जो है ये डीएनए पॉलीमरेज जो है कतार को बड़ा बनाता जाएगा, तो प्राइमर की गैर मौजूदगी में ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो भी नहीं हो पाएगा। तो पहले प्राइमर आरएनए की सिंथेसिस होगी, यहाँ पर प्राइमर डीएनए लिखा हुआ है, प्राइमर दरअसल आरएनए होता है, तो प्राइमर आरएनए की सिंथेसिस होगी प्राइमेज एंजाइम की मदद से, और उसके बाद जो है ये एलोंगेशन का प्रोसेस शुरू होगा, यानी कि तीसरा स्टेप हमारा शुरू होगा जिसके अंदर एंजाइम हेल्प करेगा हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज। इस तस्वीर के अंदर भी आपको नजर आ रहा है कि ये जो पेरेंटल डीएनए डुप्लेक्स है वो कतारें दोनों ही जुड़ी हुई हैं। उन दोनों कतारों को अलग करने का काम जो है हेलिकेज एंजाइम का होगा, तो हेलिकेज उन दो कतारों को अलग अलग कर रहा है। लेकिन उन कतारों के साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ प्रोटीन्स भी जुड़े हुए हैं। इन प्रोटीन्स का काम हमने कहा कि इन कतारों को दोबारा से जोड़ने से रोकना होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं, एक चीज़ यहाँ पर जुड़ी हुई है रेड कलर के साथ में, यहाँ पर भी वो चीज़ जुड़ी हुई है।
तो ये बेसिकली एंजाइम का काम है, डीएनए प्राइमेज, जो आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन करा रहा है। तो आरएनए प्राइमर बनेगा, उसके बाद से जो है ये डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा। इस तस्वीर के अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हेलिकेज नजर आ रहा है और इस डीएनए को इस तरह से दिखाया हुआ है जिस तरह से एक चेन होती है। तो वो चेन जो है अनजिप हो रही है इस हेलिकेज एंजाइम की मदद से। फिर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दूसरा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स भी आपको नजर आ रहा है। आरएनए प्राइमर भी आपको नजर आ रहा है जो कि शुरुआत के अंदर जुड़ा हुआ है, और उसके बाद से जो है डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आ रहा है और वो मजीद कतार को आगे बढ़ाता जा रहा है। जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि आरएनए प्राइमर जो है वो वहीं पर मौजूद है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज जो है वो बहुत आगे तक जा चुका है और अब तक ये जो है नई कतार को और ज्यादा बड़ा बना चुका है। तो इस तरह से एक लंबी कतार बनती जाएगी जिसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कह रहे होते हैं, जो कि 5 to 3 की डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पर देखेंगे जो आखिरी कार्बन की पोजीशन है वो यहाँ पर 5 की मौजूद है, और इस तरफ जो आखिरी कार्बन की पोजीशन मौजूद है वो 3 की मौजूद है। तो 5 से 3 की डायरेक्शन में ये लीडिंग स्ट्रैंड जो है बनती है और ये कंटिन्यूसली बन रही होती है। लेकिन जो दूसरी कतार हमारे पास बनेगी वो टुकड़ों के अंदर बनेगी, उसको भी हम बाद में जिक्र करेंगे कि वो टुकड़े कौन से होते हैं और वो टुकड़े किस तरह से बनते जाएंगे। अब हम बात करते हैं इलोंगेशन ऑफ द न्यू स्ट्रैंड्स के हवाले से। इलोंगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कतार जो है और ज़्यादा लंबी बनेगी। तो रेप्लिकेशन का वो हिस्सा जिसके अंदर डॉटर स्ट्रैंड्स बन रही है, डॉटर स्ट्रैंड्स और मज़ीद बनती जा रही हैं, इस स्टेज को हम इलोंगेशन का नाम दे रहे हैं। अब ये इलोंगेशन करेगा कौन? तो इसके लिए कुछ एंजाइम्स रिक्वायर्स होते हैं जिन्हें हम डीएनए पॉलीमरेज कह रहे होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो 3 तरह के होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3। ये 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं। अब इन तीनों के अलग अलग काम हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल एंजाइम होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज 3। तो दरअसल ये इलोंगेशन का काम डीएनए पॉलीमरेज 3 ही कर रहा होता है। तो हमने यहाँ पर बात की कि डीएनए पॉलीमरेज जो है एक कंटिन्यूस कतार बनाता जाएगा 5 से लेकर के 3 की डायरेक्शन के अंदर, और उस कंटिन्यूस कतार को हम लीडिंग स्ट्रैंड कह रहे होंगे। तो यहाँ पर ये काम जो है डीएनए पॉलीमरेज 3 कर रहा है। यहाँ पर भी आप नाम देख रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज 3 का ही लिखा हुआ है कि ये दरअसल वो एंजाइम होता है जिसका काम जो है इलोंगेशन का होता है। नई कतार को बनाने का काम जो है इस डीएनए पॉलीमरेज 3 का ही होता है। तो आपने कहा एक तो बनती है लीडिंग स्ट्रैंड जो कंटिन्यूस होगी, लेकिन जो दूसरी कतार होती है वो टुकड़ों के अंदर बनती है और उन टुकड़ों को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के अंदर 100 से लेकर के 200 के करीब न्यूक्लियोटाइड मौजूद हो सकते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर। फिर ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो होंगे बाद में जोड़े जाएंगे एक एंजाइम की मदद से जिसे डीएनए लाइगेज कहा जा रहा है। तो ये डीएनए लाइगेज जो है इन बाद के टुकड़ों को आपस में जोड़ देगा। तो इस तरह से एक फिर दूसरी कतार हमारे पास बन जाएगी जिसे हम लेगिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं। दरअसल ये लेगिंग स्ट्रैंड शुरुआत के अंदर डिसकंटिन्यूस होती है, लेकिन जो लीडिंग स्ट्रैंड होती है वो कंटिन्यूस, और जो लेगिंग स्ट्रैंड वो डिसकंटिन्यूस बनेगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंप्लीट स्टेप्स के साथ में इस सारी चीज़ को बयान किया हुआ है कि शुरू में प्राइमेज आएगा जो प्राइमर की फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो जुड़ेंगे। तो ये पिंक कलर से जाहिर किया हुआ है प्राइमेज को, और ये रेड कलर से जाहिर किया हुआ है इन्होंने प्राइमर को। फिर लिखा हुआ है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 आ जाएगा और वो प्राइमर के आगे से जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना शुरू कर देगा। तो इस तरह से ये कतार बनती जाएगी। आप देख रहे हैं कि ये एक हमारे पास प्राइमर मौजूद है। इस प्राइमर के आगे से एक टुकड़ा बना जो कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहलवा रहा है। अब ये डीएनए पॉलीमरेज का काम हो चुका है जिसने 100 से लेकर के 200 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जोड़ दिए, तो ये डीएनए पॉलीमरेज भी चला जाएगा वापसी। तो इस तरह से एक टुकड़े के बनने के बाद जो है वो दूसरा टुकड़ा हमारे पास बनेगा, तो इस तरह से तीसरा टुकड़ा भी हमारे पास बनेगा। तो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो है बनती जा रही है। अब इन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स दरअसल क्यों कहा जा रहा है, तो एक जापानी साइंटिस्ट था जिसका नाम ओकाजाकी था, क्योंकि उन्होंने ये डिस्कवर की थी। उन्होंने ये बताया था कि दूसरी कतार कंटिन्यूस नहीं बनती, डिसकंटिन्यूस मैनर में बनती है, तो उनके नाम के ऊपर इसको भी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहा गया। हमने इससे पहले जिक्र किया था कि डीएनए पॉलीमरेज की 3 किस्में होती हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है दरअसल वो इलोंगेशन का काम कर रहा होता है। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है डीएनए पॉलीमरेज 1 का। ये डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, वो इस आरएनए प्राइमर को रिमूव कर देगा। अब जब आरएनए प्राइमर जा चुके हैं वो जगह खाली हो चुकी होगी, उस जगह पर ये डीएनए के बेसिस को यानी न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना शुरू कर देगा। तो जहां पर प्राइमर मौजूद था वहां पर डीएनए के बेसिस को जोड़ने का काम ये डीएनए पॉलीमरेज 1 का होता है। अब लाजिम बात है ये जो गैप बीच में बने हुए हैं, इन गैप को जोड़ने का काम किसका होगा। हमने कहा कि डीएनए लाइगेज जो है वो इन दोनों कतारों के बीच में जो है बॉन्ड को फॉर्मेशन कराकर, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करा करके इन दो कतारों को आपस में जोड़ देगा। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है एक लेगिंग स्ट्रैंड बनेगी। तो हमने डीएनए पॉलीमरेज 1 का जिक्र किया कि वो आरएनए प्राइमर वाली जगह पर डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ रहा है। डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम जिक्र किया कि वो जो है इलोंगेशन का काम कर रहा है।
और एक दूसरा भी डीएनए पॉलीमरेज होता है जिसे डीएनए पॉलीमरेज 2 कहा जा रहा है। ये प्रूफ रीडिंग का काम करेगा। प्रूफ रीडिंग का मतलब कि अगर डीएनए जो है रेप्लिकेट हो चुका है, उसमें कहीं गलती मौजूद है, कहीं पर पेयरिंग में मिस्टेक आ चुकी है जो कि आगे डीएनए डैमेज कर देगी हमेशा के लिए, तो उसे दुरुस्त करने का काम जो है डीएनए पॉलीमरेज 2 करेगा। तो ये सारे स्टेप्स हमें जो है टर्मिनेशन स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं। लिखा हुआ है कि टर्मिनेशन से थोड़ा सा ही पहले डीएनए पॉलीमरेज 2 जो होगा वो प्रूफ रीडिंग का काम करेगा और रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड को हटा देगा। अगर वो मिस्टेकली जो है अटैच हो चुका होगा तो गलत न्यूक्लियोटाइड को हटा देगा। मिसाल के तौर पर थायमिन होगा, अगर उसके साथ में ग्वानिन जुड़ा हुआ है गलती से, तो वो उन दोनों को हटा देगा आपस में। ये टर्मिनेशन का स्टेज होता है जिसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो आरएनए की जगह पर डीएनए को जोड़ रहा होता है और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को डीएनए लाइगेज जो है जोड़ रहा होता है। इस तरह से लेगिंग स्ट्रैंड जो है बनती है। मज़ीद लिखा हुआ है कि जो प्राइमर के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन्हें रिमूव करना और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को उनकी जगह पर जोड़ना, ये दोनों ही काम डीएनए पॉलीमरेज 1 के होते हैं। लिखा हुआ है इसके दो काम हैं। एक्सोन्यूक्लियस यानी इसका काम आरएनए बेसिस को रिमूव करना भी है और पॉलीमरेज का काम भी, पॉलीमराइजेशन का काम भी यानी कि डीएनए के बड़े टुकड़े को बनाने का काम भी, ये दोनों ही काम डीएनए पॉलीमरेज 1 के हैं। फिर डीएनए लाइगेज का जिक्र है जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ेगा। इस तरह से हमारे पास कंटीन्यूअस स्ट्रैंड जो है वो बन जाएंगी। तो अब यहाँ पर स्टेप्स और एंजाइम्स दोनों का जिक्र किया जा रहा है जो रेप्लिकेशन के दौरान इन्वॉल्व है। सबसे पहले डीएनए हेलिकेज और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स का जिक्र है। इनके आवाज लिखा हुआ है कि ये रेप्लिकेशन फॉर्क को बनाते हैं यानी कि डीएनए की दो कतारों को अलग अलग कर देते हैं। इस तरह से डुप्लेक्स जो है, जो डीएनए के डबल धागे हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, अनवाइंड हो जाएंगे और उसके अलावा फिर अलग एक हमें धागा मिल जाएगा जहाँ से नया डीएनए बन रहा होगा। फिर एक धागे में से जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड बनेगी, दूसरे धागे में से लेगिंग स्ट्रैंड बनेगी। शुरुआत काम करना जो है वो प्राइमेज का होगा। जो लेगिंग स्ट्रैंड होगी उसमें ये होगा कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेगी डीएनए पॉलीमरेज 3 की मदद से और जो हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड होगी उसमें से कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगी डीएनए पॉलीमरेज 3 की मदद से। फिर वही बात लिखी हुई है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो इलोंगेट करेगा। यहाँ पर 1 लिखा हुआ, इलोंगेशन डीएनए पॉलीमरेज 3 कर रहा होगा। यहाँ पर भी डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो इलोंगेशन कराएगा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की। फिर प्राइमर को हटा देना और डीएनए के बेसिस को जोड़ देना, डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम। और फिर प्राइमर को हटा देना यहाँ पर भी दूसरी कतार में भी और डीएनए के बेसिस को जोड़ देना, ये डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम। फिर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ देना, ये लाइगेज का काम। तो ये स्टेप्स को भी साथ में दिखाया हुआ है और एंजाइम्स को भी साथ में दिखाया हुआ है। तो एक तरह से ये खुलासा है जिसको आप बयासा नहीं समझ सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे तो ये चीज़ आपको यहाँ पर भी नजर आ रही। एंजाइम्स के भी नाम लिखे हुए हैं और उनके काम को भी साथ में डिस्क्राइब किया हुआ है। हेलिकेज का काम जो कि दो कतारों को अलग अलग कर देना है और फिर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का काम कि ये जो है डीएनए को जोड़ देता है, स्टेबल कर देता है ताकि वो आपस में दोबारा से रीबाइंड ना हो जाए। फिर टोपोआइसोमेरेज का काम जो कि हमने डिस्कस किया कि टेंशन को खत्म करेगा। प्राइमेज का काम जो कि आरएनए को बनाएगा, आरएनए प्राइमर को, और फिर जो है रेप्लिकेशन का आगाज होगा। फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा जो कि रेप्लिकेशन करता रह जाएगा, एलोगेशन बनाता जाएगा। फिर डीएनए पॉलीमरेज 1 भी आ रहा है जो कि इन प्राइमर को हटा रहा है और प्राइमर की जगह पर जो है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ रहा है। फिर डीएनए लाइगेज का काम कि दो टुकड़ों को वो आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये एंजाइम्स को उनके स्टेप के हिसाब से बयान किया जा रहा है कि वो स्टेप के हिसाब से किस तरह से काम कर रहे होंगे। मजीद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है हेलिकेज के काम के हवाले से, उसके अलावा सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन्स के हवाले से भी लिखा हुआ है। फिर जो है लीडिंग स्ट्रैंड का भी जिक्र किया जा रहा है, उसकी डायरेक्शन का भी जिक्र किया जा रहा है और डीएनए पॉलीमरेज 3 का भी जिक्र किया जा रहा है जो कि इनको जोड़ने का काम कर रहा है। लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूसली बनती जा रही है। फिर हमने जिक्र किया कि प्राइमेज जो होगा वो प्राइमर को बना रहा होगा, तो इस तरह से प्राइमर फॉर्मेशन हो जाएगी और फिर उसके आगे से जो है पॉलीमरेज 3 जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता रहेगा। एक डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगी जिसे लेगिंग स्ट्रैंड कहा जाएगा। फिर इनको आपस में डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 1 को भी दिखाया जा रहा है, डीएनए लाइगेज को भी दिखाया जा रहा है। सेम चीज़ें आप इनको स्टेप्स को भी देख लीजिएगा, एक बार स्टेप्स को दोबारा से देख लें तो यहाँ से आप इनके स्टेप्स को देख सकते हैं, इनको आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से भी आपका खुलासा हो जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा तो यहाँ से आपके लिए आसानी रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एरर से रिलेटेड के इस प्रोसेस के दौरान अगर एरर होते हैं तो उसको किस तरह से दुरुस्त किया जाता है, कौन से एरर हो सकते हैं। तो मिलते हैं उसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।